नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, गुड मॉर्निंग। ठीक है, आज साथियों मैं लेकर के आया हूँ नंबर सिस्टम रीट क्लास नंबर 3 लेकर के आया हूँ। रीट को लेकर के, एमपी टेट को लेकर के, सी टेट को लेकर के और आपके जितने भी टीचर से रिलेटेड एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए। तो साथियों आज मैं कराने वाला हूँ नंबर सिस्टम की क्लास नंबर 3। साथियों हम बेसिक के साथ साथ अपनी कॉन्सेप्ट भी चल रहे थे, कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर रहे थे। कुछ क्वेश्चन अपने कर लिए थे, कुछ क्वेश्चन रह गए थे, लेकिन पहले मैं बताता हूँ आपको कंसेप्ट, उसके बाद कराता हूं मैं आप लोगों को क्वेश्चन। तो साथियों आज की क्लास स्टार्ट करता हूं मैं, बिल्कुल क्लास नंबर 3, बहुत बढ़िया। और एक बार सभी सपोर्ट करिएगा, मैंने पहले ही बोल दिया जितना बढ़िया आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा उतनी ही क्लास है जल्दी जल्दी होती जाएगी, और भी सब्जेक्ट की आप लोगों की क्लास है होती जाएगी। समझ में आया क्या? तो चलते हैं साथियों। मैंने जो कल स्टार्टिंग की थी संख्याओं के बारे में बता रहा था, क्योंकि अंक हमने कंप्लीट पढ़ लिए थे, कैसे कैसे अंकों के क्वेश्चन आते हैं वो भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन लगा दिए थे, टेट के हों चाहे वो सी टेट के हों, किसी भी लेवल के हों, वो सारे एग्जाम क्वेश्चन अपन ने लगा दिए थे। ठीक है, अंक से रिलेटेड। अब आज हम बात करने वाले हैं संख्याओं की। संख्याओं में सबसे पहले मैंने बताई थी संख्याएं 3 प्रकार की होती है। चलो मैं फिर से लिख देता हूँ। संख्या जो होती है ना, संख्याओं में 3 प्रकार की संख्या बताई। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। नंबर फर्स्ट में संख्या कौन सी थी? पहली प्रकार की जो संख्या थी वो थी आपकी वास्तविक संख्या, वो थी आपकी वास्तविक संख्या। और दूसरी जो आपकी थी वो थी आपकी काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या, दूसरी आपकी काल्पनिक संख्या। और तीसरी जो आपकी थी वो थी सम्मिश्र संख्या। कौन सी थी? सम्मिश्र संख्या। ठीक है, सम्मिश्र संख्या। ठीक है, अब देखो वास्तविक संख्या क्या होती है? समस्त परमेय संख्या, सारी परमेय संख्या और अपरमेय संख्या, सभी परमेय संख्या, परमेय संख्या, रेशनल नंबर और इरेशनल, है ना। परमेय संख्या का मतलब होता है रेशनल, तो सभी परमेय संख्या और अपरमेय संख्या ये दोनों मिलाकर के किस में आती हैं? वास्तविक संख्याओं में आती है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। समस्त परमेय संख्या और अपरमेय संख्या वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती हैं। और काल्पनिक संख्या वो होती है जो अर्धूढ़ के अंदर ऋणात्मक हो। कल मैंने एग्जाम्पल दिए थे, मैं आपसे फिर से कहना चाहूंगा, आपको एडवाइस यही करूंगा कि आपने 2 क्लास नहीं देखी है तो वो 2 क्लास जरूर देख लेना, जिससे आपका बेसिक क्लियर होता जाए। ठीक है, बिल्कुल। तो परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, दूसरी हो गई वास्तविक काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्याओं में वे संख्या आती हैं जो अर्धूढ़ के अंदर हो और ऋणात्मक हो। तीसरी जो संख्या होती है वो सम्मिश्र संख्या होती है। सम्मिश्र संख्या बिल्कुल ये a प्लस माइनस आयोटा b के रूप में होती है। ठीक है, तो ये भी मैंने बता दिया कल कैसे कैसे क्या क्या होता है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, बिल्कुल। तो साथियों आज हम बात करने वाले हैं वास्तविक संख्याओं की। ठीक है, और परमेय संख्या में आपको पता है प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, जो भी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, है ना, सम विषम, भाज्य अभाज्य, सारी संख्या इसमें आती है, सहभाज्य, है ना, ये सारी संख्या इसमें आती है। तो इनकी अपन चर्चा करने वाले हैं एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि क्या होता है, क्या होता है मेरे साथियों। सबसे पहले आप लोग देखेंगे होता क्या है। ठीक है, होता क्या है वो देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या देखो होता क्या है। पहली जो संख्या है मैं उनकी चर्चा कर देता हूं, प्राकृत संख्या। क्या? प्राकृत संख्याओं की बात कर लेते हैं। प्राकृत संख्या, इनको अपन क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या? नेचुरल नंबर बोलते हैं ना, नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या, अब प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं? वे संख्या जिनको गिना जा सके, वे संख्या जिनको गिनती में गिना जाता है, काउंट किया जाता है ना, वे संख्या प्राकृत संख्या होती हैं। और वो संख्या कहाँ से स्टार्ट होती हैं? जिनको गिनती में गिना जाता है, जिनको गिनती में गिना जाता है वो साथियों प्राकृत संख्या होती है। जैसे आप देखोगे 1 2 3 इस तरीके से कहां तक ये जाएंगी मेरे भाइयों? अनंत तक। ये सब प्राकृत संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी? प्राकृत संख्या। ठीक है, अच्छा अगर मैं बात करूं कि प्राकृत संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है मेरे भाइयों, इनमें सबसे छोटा क्या है? तो इनमें जो सबसे छोटा है वो है 1। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 हो गई, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अंतिम संख्या कौन सी होती है, सबसे अंतिम संख्या कौन सी होती है, तो सबसे
अंतिम जो संख्या होती है ना वो कौन सी होती है? इनफाइनाइट होती है। प्राकृत संख्याओं का कोई भी अपने आप में एंड नहीं होता है, अनंत तक होते हैं। इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा पूर्ण संख्याओं की। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, अच्छा इनको एन से शो करा जाता है, इनको एन से संख्या से शो करा जाता है। प्राकृत संख्याओं को एन से शो करा जाता है ना, नेचुरल नंबर बोला जाता है ना, इसलिए एन से करा जाता है। ठीक है, अब दूसरी जो होती है ना भाई पूर्ण संख्या होती है और इनको होल नंबर कहा जाता है, इसलिए जीरो से डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है होल नंबर। पूर्ण संख्या क्या होती है? वे संख्या जो जीरो से स्टार्ट हो जाए, वे संख्या जो जीरो से स्टार्ट हो जाए ना वो सभी पूर्ण संख्या है, वो सभी क्या है? पूर्ण संख्या। ठीक है, और तीसरी जो संख्या होती है उनका नाम है पूर्णांक। पूर्णांक संख्या भाई, पूर्णांक संख्या क्या होती है? सभी संख्या चाहे पॉजिटिव संख्या हो या नेगेटिव संख्या हो पूर्णांक संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट हो गई? एक से हो गई, धनात्मक थी, अनंत तक गई। वे संख्या जो एक से स्टार्ट होकर के अनंत तक जाती है प्राकृत संख्या कहलाती है। लेकिन अगर ये संख्या एक से स्टार्ट ना होकर के ये जीरो से स्टार्ट होने लगे, है ना, मतलब मैं यो कहूं प्राकृत संख्या तो ये थी, प्राकृत संख्या ये थी, इनमें अगर मैं जीरो और एक्स्ट्रा ले लूं अपनी तरफ से, प्राकृत संख्याओं में जीरो को भी शामिल कर लें तो वो संख्या पूर्ण संख्या हो जाती है, होल नंबर हो जाती है, इसलिए इनको डब्ल्यू से डिनोट करा जाता है। अच्छा, तीसरी जो संख्या होती है मेरे भाइयों को होती है पूर्णांक संख्या। इनको आई या जेड से डिनोट करा जाता है, आई या जेड से। ये देखो सारी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। हालांकि जीरो कल भी मैंने बताया था, जीरो के बारे में हमने कल भी चर्चा की थी कि जीरो ना तो धनात्मक ही होता है और ना ही ऋणात्मक होता है, ये भी अपन लोगों ने कल जाना था। लेकिन पूर्णांक संख्याओं में क्या होता है मेरे भाइयों? इसमें केवल पॉजिटिव संख्या आती है। यहाँ पर इसमें क्या होगा? पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव संख्या भी क्या हो जाएगी? इन्वॉल्व, है ना। अगर मैं पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को और ले लूं, जो पूर्ण संख्या है ना इनमें मैं ऋणात्मक और ले लूं तो वो संख्या पूर्णांक संख्या हो जाएगी। सपोज करो जैसे भाई प्लस माइनस की ये तो सभी चलती है, माइनस की संख्या है ना, माइनस का कुछ भी, जैसे माइनस का 4 भाई अनंत से आ रहा है, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1 जीरो, है ना, प्लस का 1, प्लस का 2, है ना। ये सभी प्राकृत संख्या मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव संख्या जो भी है, पूर्णांक हो कैसा, बस पूर्णांक हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सारी पूर्णांक संख्या होती है। ठीक है, सारी कैसी होती है? पूर्णांक संख्या होती है। अच्छा, इनमें कोई फाइनल नहीं होता कि सबसे छोटा पूर्णांक क्या होता है। भाई ये अनंत तक, माइनस में अनंत तक है, इसका मतलब यहाँ पर कोई पता नहीं चलेगा कि इनफाइनाइट तक है ना। तो ये सबसे छोटा पूर्णांक भी इनफाइनाइट तक जाता है, अनंत तक जाता है, और सबसे बड़ा पूर्णांक भी कहाँ तक जाता है? अनंत तक। तो ये ध्यान रखोगे, समझ में आ गया। इसके बाद में चर्चा करूं, इसमें एक सबसे बड़ा पॉइंट क्या है? ये सबसे बड़ा पॉइंट है इसका, क्या कि ऋणात्मक पूर्णांकों में सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा है? -1। -1 क्या होता है मेरे भाइयों? -1 ऋणात्मक पूर्णांकों में, ऋणात्मक पूर्णांक में सबसे बड़ा पूर्णांक है, सबसे बड़ा पूर्णांक है, सबसे बड़ा पूर्णांक है। अगर आपसे केवल पूछा जाए कि ऋणात्मक पूर्णांकों में सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा है? -1। लेकिन यह पूछा जाए कि सबसे छोटा, तो नहीं पता पूर्णांक कौन सा है, क्योंकि साथियों जो नंबर लाइन होती है, जैसे यहाँ पर अगर आप जैसे दाएं ओर जाते हो, जैसे अपन दाईं ओर जाएंगे संख्या का मान बढ़ेगा, जैसे 0 से 1 हुआ बढ़ा, 2 से 3, 3 से 4, जैसे आप दाईं तरफ जाओगे संख्या का मान बढ़ता है, और जैसे ही लेफ्ट की तरफ जाते हो, है ना, बाईं ओर जाते हो, संख्या का मान घटने लगता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अगर मैं बात करूंगा तो इधर तो संख्या कम होती जाएंगी, इधर तो संख्या क्या होंगी? कम, तो ऋणात्मक संख्या यहां तक जाएंगी, है ना। जैसे ही आप इधर से आओगे संख्या का मान तो बढ़ेगा भाई, -1 से बड़ी तो संख्या है गई 0, लेकिन 0 एक ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है, तो -1 ही ऐसा पूर्णांक है जो ऋणात्मक में सबसे बड़ा होता है। क्योंकि 0 के बारे में तो मैंने कल भी बताया, ना तो धनात्मक होता है और ना ही क्या होता है? ये ऋणात्मक। तो ये संख्या होती है। इसके बाद अपन देखें क्या सभी ये प्राकृत संख्या इसमें है क्या? बताओ,
क्या सब प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्याओं में है क्या? बिल्कुल, ये सारी संख्या इसमें दिखेंगी आपको। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि समस्त प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। क्या ये वाली संख्या इसमें दिखेंगी क्या? बिल्कुल दिखेंगी। देखो ये सब पूरा है ना, समुच्चय सेट बोलते हैं इसको, ये पूरा का पूरा समुच्चय इसमें है। इसका मतलब समस्त पूर्ण संख्या क्या हो जाती है? पूर्णांक हो जाती है। एक बार फिर से सुनेंगे मैंने क्या क्या बताया आप लोगों को। मैं एक बार लिख देता हूँ ना, जितने भी नोट हैं मैं उन सभी नोट्स को एक बार लिख देता हूँ। ठीक है, मैं सभी नोट को एक बार लिख देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से देखिएगा, सबसे बढ़िया तरीके से देखिए। ठीक है, देखिए साथियों क्या आने वाला है, क्या करने वाले हैं, क्या लिखने वाला हूं मैं, दो नोट लिखने वाला हूं, वो लिखना। ठीक है, कि समस्त प्राकृत संख्या, समस्त, क्योंकि लैंग्वेज में क्वेश्चन आ सकता है ना, समस्त प्राकृत संख्या, समस्त प्राकृत संख्या पूर्ण और पूर्णांक होती है, पूर्ण और पूर्णांक होती है। समस्त प्राकृत संख्या पूर्ण और पूर्णांक होती है। समस्त प्राकृत संख्या पूर्ण और पूर्णांक होती है। समस्त प्राकृत संख्या पूर्ण और पूर्णांक होती है। ठीक है, ऐसे ही समस्त पूर्ण संख्या, समस्त पूर्ण संख्या, समस्त पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है। ये दो नोट ध्यान रखना कि समस्त प्राकृत संख्या पूर्ण में आ जाएंगी और पूर्णांक में भी आएंगी, और समस्त पूर्ण केवल पूर्णांक में आएंगी, प्राकृत में नहीं आएंगी। देखो पूर्णांक संख्या ना तो प्राकृत में आती है ना पूर्ण में, तो उम्मीद है ये दो नोट भी आप याद करके जाओगे। ठीक है, आगे इससे आगे अपन बात करें, आगे भी संख्या होती है साथियों। आगे क्या होती है? सम संख्या, विषम संख्या। सम संख्या होती है, सम संख्या, ये सारी परमेय संख्या है, सम संख्या और विषम संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? जो दो से विभाजित होती है, जो ऐसी संख्या जो दो से विभाजित हो, जो दो से विभाजित, ऐसी संख्या जिनमें दो का भाग पूरा पूरा चला जाए, ऐसी संख्या है जिनमें दो का भाग पूरा पूरा चला जाए, वो सब सम संख्या है। जैसे आपसे पूछा जाए क्या बताओ ये कोई सम संख्या है कि नहीं, मुझसे ये पूछा जाए कि बताओ ये ये वाली जो संख्या है ना 50,68, तो ये क्या सम संख्या है या विषम संख्या? क्योंकि साथियों भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याओं में काफी साथी लोग अपने कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सम संख्या के लिए केवल आपको ये देखना है कि दो से विभाजित है कि नहीं ये संख्या, और दो की भाजकता के लिए ऐसा नहीं है कि पूरी संख्या में अपन भाग देने लग गए, फिर तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। सम संख्या को पहचानने में आप लोगों को फिर तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो आप क्या करोगे, केवल जो लास्ट का अंक है ना उसमें दो का भाग दोगे। अगर ये पूरी पूरी बात चला जाता है तो समझ जाना सम संख्या है, और नहीं जाता तो सम संख्या नहीं है। और सम संख्या नहीं है तो फिर कौन सी संख्या हो गई? विषम संख्या हो गई, है ना। फिर क्या हो गई? विषम संख्या हो गई। तो अभी के लिए ये दो का भाग जा रहा है क्या? 4 में जा रहा है ना, इसका मतलब सम संख्या है। अगर मैं बात करूं इसकी, बताओ ये सम संख्या होगी कि नहीं होगी? सर आपको सम संख्या के बारे में अगर पूछा जा रहा है कहीं पर, इवन नंबर जिसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इवन नंबर। अगर आपको सम संख्या के बारे में पूछा जा रहा है तो आप ये देखोगे क्या इसमें दो का भाग जा रहा है क्या? क्या इसमें मेरे भाई दो का भाग जा रहा है क्या? जा रहा है। इसका मतलब दो का भाग दो में जाएगा ना, इसका मतलब ये क्या हो गई? सम संख्या हो गई। तो ये सम संख्या हो गई। अब एग्जाम्पल के थ्रू सम संख्या में ये बताइएगा, अगर ये 68,930 है तो ये क्या सम संख्या होगी या नहीं होगी? सम संख्या होगी कि नहीं होगी? सर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? लास्ट भी संख्या में दो का भाग देना है, और लास्ट वाला जो अंक है ना इसमें 0 है। भाई सबसे जो लास्ट का अंक है वो क्या है? 0। क्या 0 में दो का भाग जाता है? मुझे आप लोग बताइए, 0 में दो का भाग जाता है? साथियों 0 वह संख्या होती है, एक बार ये भी पूछा गया है कि 0 में 6 का भाग दें तो कितना भाग जाएगा, कितना भाजक आएगा, शेष फल, वो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, टेट का ही क्वेश्चन है। तो अभी मैं क्या कह रहा हूं, क्या 0 में दो का भाग जाएगा? साथियों 0 एक ऐसी संख्या होती है
जिसमें सभी संख्याओं का भाग जाता है। इसका मतलब इसमें 2 का भाग जाएगा, तो ये सम संख्या हो गई। ये क्या हो गई? सम संख्या। अगली जो होती है मेरे भाई विषम संख्या होती है, और नंबर। ये क्या होती है? विषम संख्या होती है। सम संख्या और विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? बताओ, विषम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाए। भाई जो 2 से विभाजित हो विषम संख्या, और जो 2 से विभाजित नहीं हो, जो 2 से विभाजित नहीं हो, जो 2 से विभाजित ना हो, जो 2 से विभाजित ना हो, है ना। अगर 2 का भाग चला जाता है सम संख्या, 2 का भाग नहीं जाए विषम संख्या। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जो संख्या सम नहीं होगी, जो संख्या सम नहीं होगी वो कौन सी संख्या हो जाएगी? फिर विषम संख्या। ऐसा भी बोल सकते हो, जो सम संख्या ना हो विषम संख्या हो जाएगी। जैसे आप देखोगे ये वाली संख्या है ना, ये वाली कोई संख्या है, सपोज करो यही एक संख्या है 5,891, तो ये क्या सम संख्या है? भाई इसको चेक करने के लिए लास्ट वाले अंक में भाग देंगे। लास्ट वाला भाग 1 का हो गया, 1 का अंक हो गया। क्या 1 में 2 का भाग जाएगा? क्या 1 में 2 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। जब नहीं जाएगा तो सम संख्या नहीं हुई, और सम संख्या नहीं हुई तो इसका मतलब क्या होगी? विषम संख्या। तो 5,891 अपने आप में विषम संख्या है, हाँ या ना? ठीक है। अगर आपसे देखा जाए ये कोई सम संख्या या विषम संख्या, तो आप देखोगे कि इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा, और इस वाली संख्या में 2 का भाग नहीं जा रहा। 3 में 2 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। इसका अगर 2 का भाग नहीं जाता ना, तो ये अपने आप में और नंबर हो गया विषम संख्या। 2 का भाग चला जाए सम संख्या, 2 का भाग नहीं जाए विषम संख्या। अगली संख्या के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, अगली संख्या के बारे में पढ़ लेते हैं अपन, है ना। अगली जो संख्या होती है ना, वो होती है, एक तो भाज्य संख्या होती है। अच्छा, भाज्य संख्या को अपन संयुक्त संख्या भी कहते हैं। क्या? संयुक्त संख्या भी कहते हैं। भाज्य संख्या को अपन संयुक्त संख्या भी कहते हैं। भाज्य संख्या को अपन संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या भी कहते हैं ना, यौगिक संख्या, है ना। कंपोजिट नंबर। क्या? कंपोजिट नंबर। है ना, भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या। अब ये क्या होती है? कई लोगों को मैं पूछता हूं तो क्या कहते हैं पता है? जिस संख्या में 2 का भाग चला जाता है वो भाज्य संख्या होती है, नहीं आता वो भाज्य संख्या नहीं होती है। लेकिन साथियों फिर सम और विषम में क्या अंतर रहा? तो जो परिभाषा आप लोग बताते हो ना कि 2 का भाग चला जाता है, वो भाज्य ना होकर के सम संख्या होती है, ये ध्यान रखना। भाज्य संख्या कहते हैं किसको? जिसमें एक और स्वयं के अलावा, ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भी भाग चला जाए, किसी अन्य संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भी भाग चला जाए। एक और खुद का भाग तो जाए, कम से कम इनका तो जाएगा, एक का भी जाएगा और खुद का भी जाएगा, लेकिन इनके अलावा किसी और संख्या का भी भाग जाएगा। अब हो सकता है वो और संख्या 1 हो सकती है, और संख्या 2 भी हो सकती है, और संख्या 3 भी हो सकती है, कितनी भी संख्याओं का भाग जाता है, लेकिन कम से कम किसी ना किसी का भाग तो जाएगा। जैसे अपन देखा जाए, अगर मैं 4 की बात करूं, भाज्य संख्या चलो 4 है ना, 4, तो 4 में क्या हो गया? 1 का भाग चला गया 4 का, ये 2 भाग तो जाएगा, लेकिन इसके अलावा किसी का भाग जा रहा है क्या? ये 2 एक्स्ट्रा संख्या जिसका भाग भी जा रहा है। ठीक है, 6, जैसे 1 और 6 के अलावा, 1 और 6 के अलावा इसमें 2 का भाग जा रहा है और 3 का भी भाग जा रहा है, इसका मतलब 6 भी क्या हो गई? समभाज्य संख्या हो गई। अच्छा, 9 कैसी संख्या है? 1 और 9 के अलावा 3 का भाग जा रहा है ना, इसका मतलब ये भाज्य संख्या हो गई। तो ऐसी संख्या 4, 6, 9, 10, है ना, 12, 14, 15, ये सब कैसी है? भाज्य। क्योंकि 4 में एक 4 के अलावा 2 का जा रहा है, 6 में एक 6 के अलावा 2 का 3 का भाग जा रहा है, 9 में एक 9 के अलावा 3 का भाग जा रहा है, 10 में 1 और 10 के अलावा 5 का भाग जा रहा है,
11 में नहीं जा रहा। 11 में बताओ एक और 11 के अलावा किसी और संख्या का भाग जा रहा हो तो इसका मतलब 11 क्या हो गया, इसका मतलब 11 में क्या हो गया, एक और 11 के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जा रहा। 11 में एक और 11 के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जा रहा। ठीक है, तो 11 अपने आप में अभाज्य संख्या हो गई। 12 में एक और 12 के अलावा 3 का, 2 का, 4 का भाग जा रहा है, इसका मतलब 12 भाज्य संख्या होगी। 14 में एक और 14 के अलावा 7 का भाग जा रहा है, इसका मतलब भाज्य संख्या होगी। 15 में एक और 15 के अलावा 3 और 5 का भाग जा रहा है, तो ये सब क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। ठीक है, अगली जो संख्या अपन पढ़ने वाले हैं, अगली जो संख्या पढ़ने वाले हैं उस संख्या का नाम है क्या, अभाज्य संख्या। ठीक है, क्या, अभाज्य संख्या। तो अगला जो अपन पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ठीक है, और अभाज्य संख्याओं का को रूढ़ संख्या भी कहते हैं, अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी कहते हैं, मतलब प्राइम नंबर। क्या, प्राइम नंबर बोला जाता है, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर बोला है ना। वे संख्या जिनमें एक और स्वयं के अलावा, एक और स्वयं के अलावा, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग ना जाए, किसी अन्य संख्या का भाग ना जाए। एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाए। ठीक है, इसमें केवल 2 ही संख्याओं का भाग जाएगा, एक तो एक का जाएगा और एक खुद का जाएगा, इसके अलावा किसी और का भाग नहीं जाएगा। जैसे आप बोलो 2, तो 2 में एक और 2 के अलावा, 2 में एक और 2 के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जा रहा है ना। जैसे 3 देखो, 3 में एक और 3 के अलावा किसी और का भाग जा रहा है क्या, 3 में एक और 3 के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं आ रहा। 5 में एक और 5 के अलावा, है ना, 7 में एक और 7 के अलावा, तो केवल 2 ही संख्याओं का भाग जाए। और वो 2 संख्या भी फिक्स है, कौन कौन सी होगी, एक तो एक होगी और एक खुद होगी, बस ये 2 संख्याओं का भाग जाए, वो क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या। ठीक है, वो क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जाता है, मैं पिछले की बात करूं, पिछले की बात करूं तो ये क्या होती है, ये जो 4 होती है ना, सबसे छोटी, सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या। अगर आपसे पूछा जाए भाई कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। समझ में आ गया। अच्छा, सबसे छोटी सम भाज्य संख्या, सबसे छोटी, सबसे छोटी समभाज्य संख्या पूछा जाए, सबसे छोटी समभाज्य संख्या, सबसे छोटी समभाज्य संख्या पूछा जाए तो भी 4 होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछा जाए तो 4 है, सबसे छोटी, है ना, समभाज्य संख्या पूछा जाए तो 4 है, सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछा जाए तो 4 है। अब पूछा जाए सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी हो, सबसे छोटी हो विषम भाज्य संख्या, विषम भी हो और भाज्य भी हो, सबसे छोटी हो, सबसे छोटी हो विषम भी हो भाज्य संख्या हो, तो सबसे छोटी सम भाज्य संख्या 4 होती है, सबसे छोटी सम भाज्य संख्या 4 होती है, और सबसे छोटी, है ना, विषम भाज्य संख्या कौन सी होती है, 9 होती है।
ठीक है, तो ये ध्यान रखना। सबसे छोटी समभाज्य संख्या 4, सबसे छोटी, ये तो आता है लड़कों से, लेकिन आप लोग जो कंफ्यूज होंगे ना वो यहाँ पर होंगे कि बताओ सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी होती है, 9। तो ये आप लोग अब आसानी से कर पा रहे होंगे। इसके बाद मैंने जो चर्चा की है वो किसकी बात करी है, अभाज्य संख्याओं की है, जिसमें केवल एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाएगा, केवल 2 ही संख्याओं का भाग जाएगा, जिनमें से एक होगी और एक होगी खुद, केवल 2 ही संख्या होगी, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, सबसे छोटी, देखो इसमें क्या होता है इंपॉर्टेंट, सबसे छोटी, सबसे छोटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे छोटी है ना भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या बोला जाए, सबसे छोटी भाज्य संख्या तो 2 आएगा। एकमात्र सम भाज्य संख्या, एकमात्र सम अभाज्य संख्या, एकमात्र सम अभाज्य तो भी तो आएगा, क्योंकि इसके बाद सारी सम संख्या है ना वो भाज्य है, लेकिन 2 ऐसी है एकमात्र सम अभाज्य संख्या। 4 ले लो, 6 ले लो, कितनी भी सम संख्या ले लो, सारी की सारी वो कौन सी होंगी, भाज्य संख्या होंगी, लेकिन 2 अपने आप में एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम भी और अभाज्य भी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछी जाती है तो 2 आता है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या पूछी जाती है 2 पूछा जाता है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या पूछ ले तो भी 2 ही आएगा। अच्छा, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तो ये आ जाएगी, है ना, सबसे छोटी विषम, सबसे छोटी कौन सी आएगी, 3, 3 है ना, 3 क्या हो गया, 3 के बारे में क्या हो गया, सबसे छोटी, सबसे छोटी, सबसे छोटी विषम, विषम भी हो और अभाज्य भी हो, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, ठीक है, ये हो गया 3, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3, ठीक है। तो ये भाज्य और अभाज्य संख्याओं का कंसेप्ट क्लियर, इसमें थोड़ी बहुत और चीजें रह गई हैं। अच्छा, मैं बात करूं एक के बारे में, एक कैसा है, भाई मैंने 2 बता दिया कि 2 कैसा आता अभाज्य, मैंने 3 बता दिया, 3 क्या बताया आप लोगों को, अभाज्य बताया, 2 भी मैंने आप लोगों को अभाज्य बताया, 3 भी मैंने आप लोगों को अभाज्य बनाया, है ना, 2 भी मैंने आप लोगों को अभाज्य बता दिया, 3 भी मैंने आपको अभाज्य बता दिया, है ना, 3 के बारे में बता दिया अभाज्य, 4 के बारे में भी बता दिया मैंने कि 4 कैसी अभाज्य है, 2 3 4 के बारे में बता दिया, 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य, 4 क्या है भाज्य, ठीक है। लेकिन अगर बात करें एक की, एक के बारे में मैंने कोई चर्चा नहीं की साथियों, एक भाज्य आएगा या अभाज्य, तो एक के बारे में बता दूं, एक ना तो भाज्य होगी, एक ना तो भाज्य है, ना तो भाज्य है, ना तो आप भाज्य की कैटेगरी में रखोगे और ना ही अभाज्य, और ना ही अभाज्य, एक ना तो भाज्य होगी और ना ही अभाज्य, ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य, समझ में आ गया, एक ना तो भाज्य आप लोगों की और ना ही अभाज्य, ये याद रखना है, क्योंकि भाज्य संख्या कब होती है, जब एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग जाए। अब एक में एक तो हो गया एक और ये खुद हो गया, किसी और का भाग जाता है क्या, एक में एक और स्वयं के अलावा किसी और का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, इसका मतलब ये भाज्य नहीं हुई, क्या यह भाज्य होगी, क्या भाई एक और स्वयं का तो भाग जाना चाहिए, कम से कम 2 संख्याओं का भाग तो जाना चाहिए, कम से कम 2 संख्याओं का भाग तो जाना चाहिए, यहाँ पर तो ये एक ही संख्या रहेगी, यहाँ पर तो ये क्या रहेगी, एक ही संख्या होगी, ये भी एक है, एक ही है, तो 2 अलग अलग संख्याओं का भाग जाना चाहिए, इसलिए ना तो एक भाज्य है और ना ही एक अभाज्य, तो ये याद रख लोगे आप, है ना, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य, ठीक है। अब मैं साथियों आपको कुछ कंसेप्ट बताता हूँ, कुछ सारी चीजें बताता हूँ, कुछ चीजें मैं आप लोगों को बताता हूँ, है ना, ये याद करना है, जैसे 1 से लेकर के 25 तक कितनी तो अभाज्य संख्या होंगी, 1 से लेकर के 25 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी और कितनी भाज्य होंगी, ये आप लोगों से पूछा जाए, कितनी अभाज्य होंगी और कितनी भाज्य होंगी। ऐसे 1 से लेकर के 50 तक कितनी अभाज्य होंगी, कितनी भाज्य होंगी, 1 से लेकर के 75 तक, कहाँ तक, 75 तक, और ये लिख देता हूं मैं 100 तक, ये लिख देता हूं 125 तक, ये लिख देता हूं 150 तक, ये लिख देता हूं 175 तक, और ये लिख देता हूं 200 तक, ऐसे ऐसे करके मैं संख्या लिख देता हूं, समझ में आ गया क्या, ऐसे ऐसे करके मैं संख्या लिख देता हूं। तो 1 से लेकर के अगर 25 तक अगर संख्या देखें
संख्या लेके उनमें अभाज्य संख्या देखे तो 9 होती है। कल के लिए आपसे पूछा जाए कि 1 से 25 तक मेरे भाई बताओ कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो आप करेक्ट आंसर 9 करके आओ। ये 9 होती है तो ये 15 होती है, ये 21 होती है, ये 25 होती है, ये 30 होती है, ये 35 होती है, ये 40 होती है और ये क्या होती है 46।